आज हमारे चैनल वी सपोर्ट पुष्पेंद्र के ऊपर देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जनाब विष्णु शंकर जैन साहब, वो आजकल खबरों में है, चर्चा में है और एक ऐसे विषय पे चर्चा में है जो बहुत आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पूरा देश उसको जानता है। राम जन्मभूमि के बाद में मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच में जो विवाद है, और एक तीसरा विवाद इस देश में है काशी का। आप सब जानते हैं अयोध्या का मसला सुलझ चुका है और मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि या जन्मस्थान और ईदगाह के बारे में हमारे युवा साथी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साहब ने पिछले दिनों इस मामले को लोकल अदालत में उठाया और उसके बाद कोर्ट ने शायद उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। लेकिन विष्णु शंकर युवा हैं, जितना जोश है उतना ही ज्यादा इनका गहरा अध्ययन है, विषय की पूरी परख है और तथ्यों के साथ एक बार फिर दोबारा जब वो कोर्ट गए तो उनका ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ठाकुर के अदालत में स्वीकार कर लिया गया और इसके ऊपर 28 नवंबर की डेट दी गई है। मैंने आज उनको दावत दी है कि वो आएं और ये बताएं कि ये जो कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद का मामला है, इसके बारे में कहा जाता है कि 1968 में जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के ऊपर कोई एक बॉडी थी, उस बॉडी ने इसके ऊपर कोई समझौता कर लिया और तब से ये समझौता लागू है। लेकिन जैन साहब का कहना है कि ये ट्रस्ट जो कि ओरिजिनल बॉडी है उसके साथ नहीं हुआ है, कोई फ्रूडेंट टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी कृष्ण जन्मस्थान करके, उसने ये समझौता किया, लिहाजा इसको निरस्त किया जाए। लेकिन आज की बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो देश को मैं समझता हूं कि ज्यादा समझने और जानने की जरूरत है, कि 1991 में एक समझौता 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने के माध्यम से एक एक्ट बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें कुछ इस तरीके का कहा गया कि जो 1991 से पहले तक जिस तरीके के जो भी हमारे देश में मंदिर थे या मस्जिद थे या तोड़ के बनाए गए थे, उनकी यथास्थिति रखी जाए। इसको भी विष्णु जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और 1995 के अंदर किस तरीके से वक्फ बोर्ड बना और वो पूरी का पूरा एक लंबी उसकी कहानी है। इन दो मुद्दों को बीच में रख के आज की हम बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल तो यह है कि देश ये जानना चाहता है कि पहले ये क्यों आपकी अर्जी खारिज की गई और अब ये क्यों इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, और आपके पास क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं कि आप 1968 के फॉर्मूले को एक तरीके से प्रूडेंट मानते हैं, गलत मानते हैं, इलीगल मानते हैं। विरोधियों के तर्कों का आपके पास क्या जवाब है, मैं ये जानना चाहता हूं। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। और आज मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और माननीय पुष्पेंद्र कुलशेष जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मंच दिया जहां पे मैं अपनी बात रख सकूं और अपने सारी बातें, अपने सारे तर्क, अपने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख सकूं। अब माननीय पुष्पेंद्र जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ऐसा क्या फैक्ट है जिसकी वजह से मेरी इनिशियली प्ली डिसमिस हुई थी सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने, और उसके बाद मैंने ऐसे क्या तर्क रखे जो मेरी प्ली एक्सेप्ट हुई डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, साधना रानी ठाकुर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने ये मुकदमा दायर किया, सिविल सूट हमने दायर किया मथुरा की निचली अदालत में, तो उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था है कि अगर आप कोई भी सिविल सूट दायर करते हैं तो वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ ही जाती है। और क्योंकि ये दो समुदायों के विषय में, दो समुदायों के बीच का मामला है, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसलिए लिहाजा इसकी जो ज्यूडिक्शन है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ ही बनती, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है किसी तरह से। इसलिए इस मामले में आप दीवानी दावा ही दायर कर सकते थे और इसीलिए लॉ के हिसाब से हमने सीपीसी के हिसाब से दीवानी दावा मथुरा की सिविल अदालत में दायर किया।
अब जब आपने सिविल सूट हम दायर करते हैं तो एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसको तीन बातों पे पहले दिन तीन बातों पे परखा जाता है। सबसे पहले, क्या आपने सिविल सूट में अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस दी है कि नहीं। जो कोर्ट फीस हर सिविल सूट की वैल्यूएशन के हिसाब से तय होती है, वो कोर्ट फीस शेड्यूल में दी हुई है, वो हमने उसमें पे कर रखी थी। इसके बाद, क्या वो सूट आपने विद इन द जुडिक्शन फाइल किया है कि नहीं। मतलब अगर कोई मामला मथुरा से संबंधित है तो ऐसा तो नहीं वो आपने आगरा में फाइल कर दिया है, तो वो कोर्ट देखती है कि क्या उसको जुडिक्शन है कि जो आपने रिलीफ मांगी है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि नहीं। और तीसरा, क्या वो कॉज ऑफ एक्शन आपका है कि नहीं, कि जो आप बात कह रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं कि नहीं कि आपको कोई हानि हुई है। ये तीन मुख्य बातें सिविल सूट में फाइलिंग के दिन प्रथम दृष्टया पहली बहस में देखी जाती। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष पे या न्यायालय पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर फेयर क्रिटिसिज्म लॉ में हमारा राइट है और वही बात मैं आपके सामने रखने आया हूं। जब हमने ये सिविल सूट दायर किया तो उस दिन हमें कहा गया कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट देंगे जब आप आके इसमें अपनी बहस रखिएगा। उस दिन कोई सुनवाई हुई, पर उस दिन उसमें कोई डिटेल्ड ऑर्डर पास नहीं हुआ। जनरली आप सिविल सूट जब दायर करते हैं, किसी भी आप वकील से अक्रॉस द कंट्री पूछ लीजिए, तो सिविल सूट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस रजिस्टर होता है और उसके बाद उसमें आगे इश्यूज फ्रेम होते हैं, अदर साइड को नोटिस समन्स जारी किए जाते हैं, वो आके अपना जवाब रखते हैं वगैरह वगैरह। इस केस में जब हमने सिविल सूट दायर किया, क्योंकि मीडिया के द्वारा हाइप्ड मैटर था, तो उसको उस समय कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें ये लिखा गया कि आप सब लोग, और ये मैं कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय का, कि आप सब लोग बाहरी हैं, जितने इस केस में जिन्होंने केस फाइल किया है ये मथुरा के रहने वाले नहीं हैं, तो आप कृपया करके आके एक्सप्लेन करें कि आपको ये दावा दायर करने का हक कैसे। अब जब हम लोग ने ये ऑर्डर सुना और पढ़ा तो हम लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि लॉ में प्रोविजन ये है कि कोई भी आदमी केस कहीं भी इंडिया की कोर्ट में दायर कर देता है, वो कहीं का भी हो ये मायने नहीं रखता है, वो कहीं का भी हो ये मायने नहीं रखता है, प्रॉपर्टी जहां पे है वहां पे केस दायर होना चाहिए ये मायने रखता है। अगर मथुरा की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मैं मथुरा में केस दायर करूं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं दिल्ली से हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कोर्ट में गए, हमने इसमें डिटेल्ड रिटन सबमिशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स दिखाए, ये बताते हुए कि इस केस में स्थिति ये है और इशू ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज है 12 अक्टूबर 1968 का वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, वो गलत है। उसकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे गलत है, और इसीलिए हमने ये रिलीफ मांगी, हमने कोर्ट फीस दे रखी, हमारा जुडिक्शन है, और ट्रस्ट डीड में भी सारे लोग बाहरी थे, जो सोसाइटी थी उसमें सारे लोग बाहरी हैं, और भगवान जो है वो सबके हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो वो अपने भगवान के लिए केस दायर करने मथुरा में क्यों आना। ये सारी बातें हुई। उसके बाद 30 सितंबर को जिस दिन राम जन्मभूमि के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला था, उसी दिन इस मामले को लगाया गया और एक ऑर्डर पास किया गया। और आप ऑर्डर जान के शॉक हो जाएंगे, ऑर्डर में ये लिखा गया कि भक्त को केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भगवान की, सपोज करिए फॉर एग्जांपल रामेश्वरम की संपत्ति अगर गलत तरीके से वहां ट्रस्ट ने किसी को दे दी है, तो लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट ये कहता है कि आपको हक है कि आप उसको चैलेंज करें और उसको उस सिविल अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ सिविल जज ने ये कहा कि यू डू नॉट हैव द राइट टू सू, आपको केस दायर करने का हक नहीं है। और जो हमने भगवान को इसमें पार्टी बनाया था, श्री कृष्ण विराजमान, उनको भी कहा आपको भी हक नहीं। ये दोनों फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विरुद्ध थी। और इसमें मीडिया ने गलत तरीके से, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि कुछ लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने एजेंडा हैं, उन्होंने एक खबर चला दी बिना कोर्ट का ऑर्डर देखे। आप इस बात को नोट करिए, बिना कोर्ट का ऑर्डर देखे खबर चला दी कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से डिसमिस हो गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखा है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 2 बातें कही कि इनको राइट टू सू नहीं है, और अगर हमने इनको केस दायर करने की अनुमति दी केस दायर करने की, तो सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब इस बात को हमने जिला जज महोदय के सामने चैलेंज किया फर्स्ट अपील में, ये कहा कि केस दायर करने से कभी सामाजिक व्यवस्था चरमराती नहीं है, केस दायर करने से समाज को आवाज मिलती है। एक संवैधानिक सेटअप में
हम लोग सीए और एनआरसी की तरह सड़कों पे नहीं उतरे हैं, मीडिया की ओवी और बसेस नहीं चलाई हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार अडॉप्ट करके कोर्ट में आए हैं और अपनी बात कोर्ट में कह रहे हैं। तो कोर्ट में आने से कैसे कोई संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, और कोर्ट में आने से कैसे जुडिशियल व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब देखिए आप, ये मैं आपको इसीलिए मैं लाया भी हूं, ये चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ये बुक है 2019 15 स्केल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम जन्मभूमि के केस में, जो 5 जजेस ने दिया है। और ये पैरा 344, मैं शायद यहाँ पे क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, पर पैरा 344 आप नोट कर लें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर भगवान की संपत्ति के साथ गलत तरीके से उसका एलिनिएशन हुआ है, अगर ट्रस्ट ने उसको गलत तरीके से या किसी भी व्यक्ति ने भगवान की संपत्ति किसी को दे दी है, तो भगवान को राइट है कोर्ट में आने का, डेटी को राइट है कोर्ट में आने का, वर्शिपर को राइट है कोर्ट में आने का। फॉर एग्जाम्पल, आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना हुआ है, जैसा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट चाहे कि उस ट्रस्ट की एक भी इंच को किसी को दे दे, तो उनका हक नहीं है, और वो हम और श्री रामलला विराजमान खुद नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है। इसीलिए इस लॉ को दिखाते हुए हमने जिला जज के सामने अपील की, और हमने कहा कि हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन इशू नहीं है, जहां उसकी कोई बात नहीं है, और जहां पे फाइंडिंग कोर्ट की लीगल से ज्यादा डिफरेंट फाइंडिंग है, ये कहते हुए कि आप अगर कोर्ट में केस दायर करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो जिसपे जिला जज महोदय ने हमारी अपील स्वीकार की। ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, इन चारों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को है। मूलतः बेसिकली हमारा केस क्या है, ये केस हमने क्यों दायर किया है? ये केस दायर करने का इंटेंशन ये नहीं है कि हम सामाजिक व्यवस्था को हिलाएं, ये केस दायर करने का ये इंटेंशन नहीं है कि हम समाज में विद्वेष या कोई बुरी भावना पैदा करें। ये केस दायर करने का इंटेंशन ये है कि जो मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, अगर आप उस फैक्ट्स को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में आएगा, आपकी नॉलेज में आएगा कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी भगवान कृष्ण के साथ कुछ लोगों ने की है। अब कुछ बिंदु आपको सामने बताता हूं बहुत शॉर्ट में, और वो ऐसे हैं कि ये जो पूरी संपत्ति थी 13.37 एकड़ लैंड है, जो आज से नहीं हजारों सालों से हिंदू विश्वास करते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ, वो यहीं पे अवतरित हुए। कंस का कारागार भी आज भी वहीं पे है, और जब इसकी आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खुदाई होगी तो वो सारी चीजें मिलेंगी। ये हमारा और सारे हिंदू समाज का ये विश्वास है, फेथ है। अब 1669 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मैंने अपने सूट में इसको लगाई भी है। 1669 में औरंगजेब को ये मंदिर बहुत आंखों में खलती थी, जो राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में मंदिर बनवाई थी, 33 लाख रुपए की कॉस्ट से। ये ऑन रिकॉर्ड है। जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, कोई बात किसी किताब से पढ़ी हुई नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें लीगल हिस्ट्री है इस केस की, जो पहले के एफिडेविट्स, जो पहले के हलफनामे, जो पहले के लीगल रिकॉर्ड्स हैं, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ इस केस में, वहां से बता रहा हूं। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उसके पहले भी इस मंदिर को काफी बार गजनवी गौरी द्वारा तोड़ा जा चुका है, लूटा जा चुका है। अंत में 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख की कॉस्ट से बनवाया था, उस जमाने की 33 लाख। और ये भव्य मंदिर था जिसकी चमक आगरा से भी दिखती थी। और जब औरंगजेब के अंडर आगरा और मथुरा आया तो उसको ये मंदिर आंखों में उसकी चमक बहुत अखड़ती थी, और उसने एक फरमान जारी किया, और वो फरमान महान हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो मैंने अपने सूट में लगाया है। और उस फरमान में क्या कहा है? जाओ जाके मथुरा की उस मंदिर को तोड़ो। मथुरा काशी दोनों के लिए लिखा है, वो सेम फरमान से तोड़ा गया है। एक ही फरमान में दोनों मंदिरों के ऑर्डर हैं, मथुरा और काशी के। जाओ जाके और जो मथुरा के लिए लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जाओ जाके मथुरा की मंदिर को तोड़ो और उसकी मूर्तियां आगरा की जहनारा मस्जिद में रख दो, सीढ़ियों के नीचे दबा के, कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाएं। ये बात मैंने नहीं कही है, ये औरंगजेब ने अपने फरमान में कही है। जदुनाथ सरकार ने इसको
पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और फरमान की ओरिजिनल कॉपी आज भी बीकानेर के म्यूजियम में है। इसके बाद 5 अप्रैल 1770 में मराठा है, मराठाओं ने उस जगह को जीता बैटल ऑफ गोवर्धन में। पूरी संपत्ति मथुरा की नजूल लैंड या मराठा सरकार की, मराठा हुकूमत की घोषित कर दी गई। 1803 में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स की हुकूमत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1815 में राजा पटनीमल जो बनारस के हैं, जो भी बाहरी हैं, राजा पटनीमल ने ये संपत्ति 1815 में ब्रिटिश सरकार से पब्लिक ऑक्शन में बकायदा पैसा देके खरीदी 1815 में। और उसके बाद उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसमें भव्य मंदिर बना सके। उनके लीगल हेयर्स, उनके जो पौत्र हैं राय किशन दास, उन्होंने इसको 8 फरवरी 1944 को बेच दिया। किसको बेच दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बेच दिया कि आप इसमें भव्य मंदिर बनाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे मंदिर बना सकें। तो पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय इस देश के सर्वमान्य लीडर थे और उनको दिया गया कि आप इसका जीर्णोद्धार करें और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाया जाए। 8 फरवरी 1944 में पंडित जी का निधन हो गया 1946 में। और 1951 में 21 फरवरी 1951, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 21 फरवरी 1951 को एक ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट का नाम क्या था? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए, हिंदू जनता की सपनों को पूरा करने के लिए, और लोगों को ये विश्वास है कि भगवान का जन्म यही हुआ, यही स्थान है जहां भगवान अवतरित हुए, यही वो कारागार है जहां भगवान अवतरित हुए, इसलिए यहाँ पे हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और लोगों से लोहा लेंगे, लोगों से चंदा लेंगे 13.37 एकड़ लैंड का। अब आप इस चीज को समझिए। और 8 फरवरी 1944 की जो मैंने सेल डीड आपको बताई, ये सेल डीड का पैसा 13,400 रुपए जुगल किशोर बिरला जी ने दिया था राजा पटनीमल के हेयर्स को, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ कर्जा था 13,400 रुपए। तो इसीलिए वही कीमत डिसाइड की गई कि उन्होंने कहा हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, पर हमारे पर कुछ कर्जा है तो उसको चुकाने के लिए हमें 13,400 रुपए चाहिए, जो जुगल किशोर बिरला जी ने दिया। उसके बाद ये संपत्ति पूरी ट्रस्ट में विहीन हो गई, ट्रस्ट में वेस्ट कर गई। अब इसके बीच में 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए। 1875 में 6 सूट फाइल हुए मुस्लिम द्वारा, जो वो हार गए। 1920 में 1920 में, अब ये देखिए ये आज का केस नहीं है और इसीलिए मैं ये लोगों के सामने लाना चाहता हूं। 1920 में इस मामले को लेके केस दायर हुआ मथुरा की दीवानी अदालत में मुसलमानों द्वारा कि यहाँ पे हिंदुओं ने हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली है, ये संपत्ति हमारी, जिसमें वो हार गए। फर्स्ट अपील में हार गए, हाई कोर्ट से हार गए 1935 तक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल बात, जब ये सेल डीड हुई 8 फरवरी 1944 को, उसके बाद उन्होंने एक सूट दायर किया कि ये सेल डीड गलत है, इसको रिजेक्ट किया जाए। 1946 में सूट दायर किया और 1953 में वो हार गए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये राजा पटनीमल की स्वामित्व की संपत्ति है, उन्हीं के लीगल हेयर्स की संपत्ति है और इसीलिए ये जो सेल डीड हुई है वैलिड है। और वो वहां पे हार गए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की, मामला वहीं पे फाइनल हो गया। अब ये पूरा डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ? डिस्प्यूट यहां से अराइज हुआ जब ये ट्रस्ट बन गया तो उस समय की पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से इस ट्रस्ट को ओवर पावर कर लिया कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिनका नाम अभी मैं आपके सामने आज खुलासा करूंगा, माननीय पुष्पेन जी के सामने, उनके सानिध्य में आज ये खुलासा। जरूर करिए जी। तो 1964 में, जैसे आपको मैंने बताया 1951 में ट्रस्ट बना, 1958 में ये ट्रस्ट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया और वो ज्यादा काम नहीं कर रहा था। और उसी समय एक सोसाइटी का जन्म हुआ और उस सोसाइटी का नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। 2 बातें प्लीज इसको मार्क करिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ 2 अलग अलग है। जो प्रॉपर्टी जिनको दी गई वो थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट
और ये डिफंक्ट हो गई 1958 में, और एक सोसाइटी बन गई जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। अब सेवा संघ ने एक दावा दायर किया 1964 में, और ये कहा कि हमारे 13.37 एकड़ में कुछ घोसी समाज, मुस्लिम घोसी समाज के लोग घुस आए हैं, कब्जा कर रहे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन इनका, इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है, इसलिए इनको हटाया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को उन्होंने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से एक समझौता किया, और उन्होंने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच कर ली है उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें उस पर कोई क्लेम नहीं है। और यही बात ओवैसी और जितने लीडर से कह रहे हैं कि इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका है, ये तो मामला खत्म हो गया, ऑलरेडी सेटल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। पर ये देखिए आप, आज मैं वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री दिखा रहा हूं आपको, जिस कॉम्प्रोमाइज के आधार पे कोर्ट ने डिक्री पास की 1973 में। इसको जरा देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ऑल्सो नोन एज, देखिए कैसे कोर्ट को गुमराह किया गया और कैसे फ्रॉड हुआ है हिंदू समाज के साथ, और आज हम वो बातें कह रहे हैं तो हमें कम्युनल बोला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ऑल्सो नोन एज, ये 3 वर्ड बहुत मार्क करिए, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा। यस, मतलब ये मुकदमा दायर किया था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ने, और अपने जब मुकदमा दायर किया तो लिखा कि हम ही ट्रस्ट हैं, हमें ही ट्रस्ट माना जाता है। और इन्होंने समझौता किया ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से, ना संपत्ति इनकी, ना स्वामित्व इनका, ना इनके पास प्रॉपर्टी के कोई पेपर, तो इनको समझौता करने का हक नहीं था। और लॉ में एक बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल है, फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज आपने फ्रॉड से ऑब्टेन की है तो वो इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर, और वो आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा, जब भी आपकी नॉलेज में आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये बात हमारी नॉलेज में जनवरी में आई, और विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल की लिमिटेशन पीरियड होती है, उसके अंदर हमने सूट दायर कर दिया। और ये समाज का कोई भी आदमी कर सकता है, ये सिर्फ विष्णु जैन का वो नहीं है, जिसने रिसर्च की, जिसको पता चला, जिसकी नॉलेज में आया, जिसने भगवान के साथ गद्दारी की है, गलत किया है, तो वो दावा दायर कर सकता है। तो ये अच्छा किया कि आपने इसको कर लिया, नहीं फिर कुछ नए गद्दार इस सेवा संघ की तरह नए न पैदा हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब काम करते रहे। इसलिए आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप सही आदमी ने सही मुद्दे को सही तरह उठाया, और आपकी नीयत भी साफ है, आपकी इंटेंशन भी साफ है, और आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज अपनी बात कहिए। और इस केस में हमने क्या मांग की है, हमने ये मांग की है कि इस समझौते को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, और ये सारी संपत्ति अपने लिए 1 इंच नहीं मांगी है। हमने कहा ये सारी संपत्ति ट्रस्ट को दे दे, हमें नहीं चाहिए। ये सारी संपत्तियां भगवान का जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट बना था, उन्हीं को दे दे, और उसके बाद फ्रेश स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, जिसके बाद ये ट्रस्ट फंक्शन करेगा। और ये जो यहाँ पे इलीगल मस्जिद बनी है इस फेक समझौते के आधार पे, इसको हटाने का आदेश पारित किया जाए। अब ये समझौता किसने किया था, वो 2 बड़े दिग्गज नाम कौन थे, श्री एम अनंत संयम अयंगार, श्री एम अनंतयानम अयंगार, ये गवर्नर थे बिहार के, और श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। ये दोनों कांग्रेस के सबसे दिग्गज, सबसे बड़े लीडर्स थे, और उस समय सेवा संघ इनके कब्जे में था, इनके डायरेक्शंस पे ये सेवा संघ चलता था। और इसीलिए मैं इस मामले को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहता हूं, ना राजनीतिकरण करना चाहता हूं, पर जब सवाल पूछे जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आके टीवी चैनलों पे कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ एनएसए लगा दिया जाए, हम लोगों के खिलाफ एनएसए लगा दिया जाए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चोरी जो है हमने पकड़ ली है। ये जो कॉम्प्रोमाइज साइन किया है, ये जो कॉम्प्रोमाइज साइन कराया है उस समय, ये द्वारका प्रसाद मिश्रा के कहने पे और अनंत संयम अयंगार जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर है उनके कहने पे हुआ। और भगवान की संपत्ति के साथ आप लोगों ने समझौता किया है। 13.37 एकड़ की हर एक इंच हम लोगों के लिए पूजनीय थी, जहां पे हमारे भगवान, हमारे कृष्ण धर्म संस्थापना के देवता ने जन्म लिया था, अवतरित हुए थे,
वो हम लोग के लिए सबसे पूजनीय, सबसे पायस लैंड है। उसके और उसका और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, टाइटल तो हमारा है ही है, ये इलीगल इंक्रोचमेंट का केस है। हमें ये साबित नहीं करना है यहाँ पे कि हमारे भगवान यहाँ पैदा हुए थे कि यहाँ पैदा हुए थे, जैसा इन लोगों ने राम जन्मभूमि में हमारी आस्था और फेथ के साथ मजाक उड़ाया। ये सवाल ये है कि 13.37 एकड़ में साहब आप कहां से आ गए, आपको यहाँ पे कैसे एंट्री मिल गई? 1920 के जजमेंट में, जो अभी मैंने आपको 1920 का जजमेंट का हवाला दिया, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मराठा यहाँ पे आए थे, इनको इन्होंने निकाल दिया यहाँ से और 100 साल तक इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो अगर किसी संपत्ति में कब्जा हमारा है, ओनरशिप हमारी है, और आप उसमें अपने तलवार की नोक पे गलत तरीके से घुस आए और कुछ समाज के लोग, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें और हम वो बात रेस करें, तो हम कम्युनल हो गए, सवाल हमसे पूछे जाते हैं। बहरहाल तो ये एक बात है। अब इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का किसी भी तरह से कोई रोल नहीं, क्योंकि अगर आप वहां पे जाएंगे, आज की डेट में भी आप वहां पे जाएंगे, और मैं वहां पे जब हमारा केस एडमिट हुआ था, वहां पे मैं गया था, जो ट्रस्ट के इस समय पदाधिकारी गोपेश्वर जी, उन्होंने मुझे अपने आंखों से खुद दिखाया। और प्लीज आप सब जाके देखें, जो स्ट्रक्चर आज खड़ा हुआ है वो 1618 का, जहां पे जन्म स्थान बना हुआ है, तो उसकी जो कॉरिडोर्स हैं, उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो 1618 का ही स्ट्रक्चर है जो राजा बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और जो सो कॉल्ड मस्जिद है, ये कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं है सर, ये वही फाउंडेशन है जो 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने बनवाई थी। आज भी जब इसकी कार्बन डेटिंग होगी, एएसआई इसकी खुदाई करेगा, एएसआई इसकी जांच करेगा, तो वो मॉन्यूमेंट, वो स्ट्रक्चर एक एक इंच उसकी बोलेगी कि ये जमीन मंदिर की है और ये सारी संपत्ति मंदिर की है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई नई न्यू नहीं रखी गई, वही न्यू चली आ रही है, वही फाउंडेशन चला आ रहा है। और ये बात मुझे वहां के ट्रस्टी ने स्वयं बताई। तो अब सवाल ये उठता है, जी सर आप कुछ क्या पूछने? आपने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो नरसिम्हा राव के दौर में बना था, इसका जिक्र करने का मतलब क्या है? ये क्यों बना था और इसकी कट लाइन क्या है, और क्यों ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और किस लिए बनाया गया, किन हालातों में बनाया गया, इस पे आप जरा सा देश को बताएं। जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मुझे लगता है इस देश की इंडिपेंडेंट इंडिया में वो ऐसा काला कानून है जो इस देश के समाज के, इस देश के लोगों की आवाज घोटने का काम करता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस एक्ट का अगर कोई भी अध्ययन करेगा, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 का, तो वो ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर की, किसी भी रिलीजियस प्लेस की स्थिति थी, वो वैसे ही रहेगी, और अगर उसको चेंज करने के लिए कोई केस दायर हुआ है तो वो केस निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई संपत्ति मंदिर की थी 15 अगस्त 1947 से पहले, जिसको तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, और मैंने उसके लिए अगर कोई दीवानी दावा दायर किया है, तो वो दीवानी दावा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा वो। और 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई संपत्ति वैसी थी और उसके लिए मैं दीवानी दावा दायर करता हूं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो सवाल ये है, जो इस देश का रक्त रंजित इतिहास है, 10,000 मंदिरें तोड़ी गई, 3,000 मंदिरें तोड़ी गई, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। अगर जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जब सोमनाथ मंदिर रेस्टोर हो सकता है, राम जन्मभूमि रेस्टोर हो सकता है, तो बाकी मंदिरें क्यों नहीं रेस्टोर हो सकती है? और उनके लिए लोग अपनी लीगल आवाज कोर्ट में नहीं उठा सकते? आप देखिए इस बात को, ये कितनी बड़ी बात है कि आपने कह दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपनी लीगल आवाज उठाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मध्य प्रदेश में भोजशाला है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, लखनऊ में लखनपुरी भगवान लक्ष्मण की मंदिर है। ऐसी कितनी मंदिरें हैं जिसको 15 अगस्त 1947 से पहले तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और हम चाहें कि हम सड़कों पे ना उतरे, हम चाहें हम आंदोलन ना करें, ये बात कोर्ट में करें अपने लॉयर के थ्रू, तो आप नहीं कर सकते।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसको पार करता है, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। और चैलेंज क्यों किया है? अब दो बातें हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात तो यहाँ अप्लाई नहीं करता, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हम 12 अक्टूबर 1968 के समझौते की निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान भी ले, फॉर एग्जाम्पल ओवैसी साहब और जितने मुस्लिम लीडरान है उनका आर्गुमेंट मान भी लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो मेरा कहना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, क्योंकि आप हमें तो कोई राइट देते नहीं है कि हम अपने मंदिर के लिए, अपने देवता के लिए, जिसको गलत ढंग से कन्वर्ट करके उसका रिलीजियस कैरेक्टर कन्वर्ट कर दिया गया, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकें, केस दायर कर सकें। ये अधिकार हमको नहीं है। और उसके अलहदा, उसके ऑपोजिट वक्फ एक्ट 1995 में आपको सारे अधिकार दिए हुए हैं, और इसीलिए वक्फ एक्ट 1995 जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्फ एक्ट 1995 में आपको सारे अधिकार हैं। और सेक्शन 40 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सोसाइटी की संपत्ति, इंक्लूडिंग ट्रस्ट की संपत्ति। और आपको जान के आप शौक होंगे, ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है, और उसके अगेंस्ट एएसआई इस समय अपील में गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो आप चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें, और उसके लिए एक लिटिगेशन रहे, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बने हुए हैं, और हम दावा तक नहीं दायर कर सकते हैं। ये इस देश के पार्लियामेंट का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है। ये बात मैं एज लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कहना चाहता हूं। कोई सीएनआरसी की तरह नहीं उतरा सड़कों पे, कोई दंगे नहीं हुए, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। आज एक सीएनआरसी का कानून आ गया, इन लोगों ने पूरा देश और सबको शाहीन बाग बना दिया, सबको सर पे बवाल मचा दिया। और यहाँ पे दो एक्ट जो हम लोग की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम लोग की आवाज को दबाते हैं, उसके लिए आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कानून बना है, और हम सब चुप हैं। और जो अगर उसके लिए आवाज उठाता है तो वो कम्युनल हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं हूं कम्युनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कम्युनल कहलाने में या जो भी टैग कहलाने में। अब सवाल क्या है? अब सबके सामने सवाल ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे गलत है, और वक्फ एक्ट 1995 कैसे गलत है। और कांग्रेस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव सरकार ने ये 4 साल के स्पैन में आप देखिए कैसे ये काले कानून बनाए हैं। और ये आज मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजन आपके सामने लाना चाहता हूँ, और उसका प्लीज उसको जरा आप देखिए और उसको अध्ययन करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लैंड जिहाद से भी बड़ा ये पार्लियामेंट जिहाद है। इस देश की संसद ने ऐसा कानून पास कैसे किया है, जब मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा आप देख के शॉक हो जाएंगे। अब वक्फ एक्ट 1995 की कुछ हिस्ट्री है। सबसे पहले वक्फ एक्ट आया था, वक्फ एक्ट 1923। इसमें वक्फ बोर्ड को कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी हुई थी। वक्फ एक्ट 1923, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें भी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। इसके बाद भारत की सरकार ने सबसे पहला वक्फ एक्ट पास किया, जिसे कहते हैं वक्फ एक्ट 1954। और इसको आप अगर कंपेयर करेंगे वक्फ एक्ट 1923 से, तो ये टोटल रिवर्स है, इसमें इनको काफी पावर्स दे दी गई। इसका अमेंडमेंट हुआ 1984 में, राजीव गांधी की सरकार में इनकी पावर्स बढ़ाई गई। 1995 में नया वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई। और 2013 में श्रीमान मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें बहुत अमूल चूल परिवर्तन किए और ऐसी पावर्स दे दी, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 40 में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता। अब वक्फ एक्ट का अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ प्रोविजंस आपको बताता हूं, और आप जान के इसको शॉक हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 4, 5, 6 और 7 वक्फ एक्ट 1995 का। अब इसमें यह प्रावधान है कि जो भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, उसका गवर्नमेंट, राज्य सरकार सर्वे करेगी, और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस बात को जरा गौर करिए। जो भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, उसका सर्वे
राज्य सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड उनको बताएगा कि भैया ये हमारी लिस्ट है संपत्ति की, आप सर्वे करिए, और उसका सर्वे राज्य सरकार करेगी अपने सर्वे कमिश्नर द्वारा। उसके कोई मापदंड, कोई पैमाने, कुछ तय नहीं है, वो किसी भी संपत्ति को इंक्लूड कर सकते हैं सर्वे में, कोई नोटिस, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रक्रिया नहीं है। और जब वो संपत्ति सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे कर लेगा, उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, और वो उसके बाद वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करेगी कि साहब हमने सर्वे कर लिया आपके आदेश को अनुपालन में, तो वक्फ बोर्ड उसको वक्फ संपत्ति घोषित करेगा। और उसके बाद अगर कोई आदमी उससे एग्रीव्ड है, उससे उसको दुख है, तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा उसके लिए केस दायर करने। और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठे हैं साहब? वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है? वक्फ ट्राइब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक राज्य का एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा जो ब्यूरोक्रेट होगा, और तीसरा एक आदमी एक मुस्लिम लॉ का स्कॉलर होगा। एक्चुअली जब वक्फ एक्ट की कल्पना की गई थी पहले, तो ये मुस्लिम्स के इंटरसी डिस्प्यूट के लिए था कि अगर कोई आदमी वक्फ लॉ का मुल्ला का वक्फ लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑथोराइज वक्फ लॉ है, और उसमें यह है कि अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति जो उसने अपने लाइफ टाइम में अचीव की है, कमाई है, अगर वो चाहे उसको अल्लाह को डेडिकेट करना, डोनेट करना, तो वो उसको डोनेट कर सकता है। और उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ एक्ट बना था। पर राजनीतिक दलों ने इसका जो विकृत रूप और इसका जो पोल्यूटेड रूप दिया है, वो आज हम लोग के सामने वक्फ एक्ट 1995 विद 2013 अमेंडमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 4, 5, 6, 7 में सर्वे कमिश्नर बैठेगा, इसका सर्वे करेगा, उसका सारा एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करेगी, और उसका एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करने के बाद वक्फ बोर्ड को देगी। अगर किसी आदमी को कोई दुख है, दर्द है, तो वो जाके वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने लड़ाई लड़े, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े। अब इसमें एक बदमाशी की गई, सेक्शन 6 में एक बदमाशी की गई। 1995 के एक्ट में पहले था वर्ड पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब अगर सर्वे कमिश्नर सर्वे करेगा और जो मुसलमान या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको लगेगा कि नहीं हमारी संपत्ति गलत तरीके से ऐड हो गई, या हमारी संपत्ति यहाँ नहीं यहाँ ऐड होनी चाहिए थी, तो वो उसको चुनौती दे सकता है वक्फ ट्राइब्यूनल में। उन्हीं के लिए बना हुआ था, इसलिए वर्ड यूज था सेक्शन 6 में, पर्सन इंटरेस्टेड। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने बदमाशी करके इसको अमेंड करके लिख दिया पर्सन एग्रीव्ड। मतलब अगर सर्वे कमिश्नर, अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई, तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। प्लीज मार्क दिस डिस्टिंक्शन, ये बड़ा महीन डिस्टिंक्शन है। अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। तो इसीलिए मैं भी जाऊं, पहले मैं नहीं चाहता था, पहले मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, पर अब जाने की जरूरत है, बिकॉज आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। आपकी अगर संपत्ति वक्फ संपत्ति इंक्लूड हो जाएगी सर्वे कमिश्नर द्वारा, जो सर्वे अब हर 10 सालों में होगा, आपको कोई दिक्कत है, आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आगे देखिए साहब, सेक्शन 8, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे की कॉस्ट वही लोग बियर करेंगे। सेक्शन 28 और 29, वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा वो डीएम और राज्य सरकार की सारी मशीनरी कैरी आउट करेंगे। दे आर सुपर बॉसेस। और वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, ये भी प्लीज जरा नोट कर लें। वक्फ बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में 2 मेंबर्स होंगे जो चुने जाएंगे एक मुस्लिम एमपी द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वक्फ एक्ट 1995 में लिखा है, मुस्लिम एमपी द्वारा, मुस्लिम एमएलए द्वारा, बार काउंसिल के जो मेंबर्स है जो मुस्लिम होंगे, मुतवल्ली द्वारा, एक मुस्लिम टाउन प्लानिंग का मेंबर होगा, एक मुस्लिम स्कॉलर होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी। ये सब वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे। अब ये राज्य सरकार को डायरेक्ट करेंगे सेक्शन 28 और 29 में कि भाई ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप हमारे इस ऑर्डर को कैरी आउट करिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनके ऑर्डर को कंप्लाई करना ये उनकी ड्यूटी है। ये देखिए सेक्शन 28 पढ़ रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड निर्णय लेगा
उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ऐसा पैरेलल अधिकार किसी मठाधीश को, किसी ट्रस्ट को, किसी पुजारी को, किसी पंडित को दिया हुआ है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस देश की पार्लियामेंट से। अब इसके बाद सेक्शन 28 और 29 के बाद सेक्शन 36 पे आ जाइए। सेक्शन 36 और 40 जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे एक्ट का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है, जिसमें आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी और ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी लिखा है सेक्शन 40 में, इंक्लूडिंग ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी आप वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको उसकी लड़ाई लड़नी है तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में उस ऑर्डर को चुनौती दीजिए और उसको लड़िए। अब इसमें एक और महीन बात है, इसमें एक और बदमाशी है। बदमाशी ये है कि सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में अगर कोई संपत्ति, वक्फ संपत्ति किसी इंडिविजुअल की अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है तो उसको उस ऑर्डर का कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। मतलब अगर मेरी कोई इंडिविजुअल जमीन है गांव में और वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, उसकी ऑर्डर की कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। और जो मियाद है जिसके अगेंस्ट आपको जनरली 3 साल की मियाद होती है, 3 साल की मियाद होती है, और 3 साल के अंदर अगर आपने ऑर्डर नहीं चैलेंज किया तो ऑर्डर फाइनल हो गया। तो ऐसे करके वक्फ बोर्ड ने रेलवे और डिफेंस के बाद इस समय 3rd नंबर पे प्रॉपर्टी वक्फ की है। दे आर द 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन द कंट्री। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, विष्णु शंकर जैन के आंकड़े नहीं है, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सैफा नजीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 686 में लिखा हुआ है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हाई कोर्ट के आंकड़े हैं साहब, कि इस समय 3 लाख वक्फ संपत्ति हैं, 4 लाख एकड़ जो लैंड है वो वक्फ की है। रेलवे और डिफेंस के बाद ये तीसरे नंबर पे आते हैं। और सुनिए, एक वो बना हुआ है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं, वेबसाइट पे हैं। इसमें 6,59,877 प्रॉपर्टी आज तक वक्फ संपत्ति घोषित की जा चुकी है, और ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है। अब ये आपने देखा सेक्शन 40 तक मैंने आपको बताया। सेक्शन 9 में एक वक्फ काउंसिल बना हुआ है, जिसके लिए एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, जो सरकार को एडवाइस करेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अरे साहब, हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर मठ की संपत्ति के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। उल्टा अगर हमारी संपत्ति लूट भी जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हम केस भी नहीं दायर कर सकते। और उधर सारी संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए उनके लिए स्पेशल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो उनकी संपत्ति के लिए सरकार को एडवाइस करेंगे। उनके लिए वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, उनके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, उनके लिए डीएम एसएसपी सारे सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं जो उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे। ये व्यवस्था एक्ट में है, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और आज भी ये एक्ट इन ऑपरेशन है और उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। अब आगे देखिए, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है। शरिया से ज्यादा खतरनाक कानून है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जो ये कहते हैं ना कि क्या अक़लियती जमात इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए, तो सेकंड ग्रेड सिटीजन तो आपने हमें बना दिया कि आप हमारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। आपको लगेगा कोई मंदिर की संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी आप घोषित कर देंगे, हम आके आपके सामने लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर हमारी संपत्ति ऑन दी अदर हैंड अगर कन्वर्ट कर दी गई है, तोड़ दी गई है, तो आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, चू तक नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी नहीं दायर कर सकते। ये इस देश का काला कानून है। और क्यों आज तक कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई राजनीतिक दल इसमें चुप्पी साधे हुए है, ये एक सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। और मुझे लगता है कभी हमारे नॉलेजेबल पुष्पेन जी जाएंगे तो शायद ये सवाल हम लोग की आवाज बनके इस देश के संसद में, इस देश के लीडरानों से पूछेंगे कि साहब बताइए कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अब आगे देखिए, सेक्शन 52
और 54 वक्फ एक्ट का, जो संपत्ति में वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी, अब आप देखिए कैसे, मतलब आप शॉक हो जाएंगे, जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी उसमें जो लोग बैठे हैं उनको इंक्रोचर माना जाएगा, और वह बोर्ड ऑर्डर करेगा कलेक्टर को कि उनको हटाया जाए, एंड कलेक्टर इज बाउंड टू कैरी आउट देयर ऑर्डर। सेक्शन 52 और 54 वक्फ एक्ट 1995। मतलब आज मेरी संपत्ति कृष्ण जन्मभूमि के केस में वहां पे इस समय एक अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाने के लिए मुझे दीवानी दावा दायर करना पड़ेगा, मुझे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आपको कोई सूट नहीं दायर करना है, आपको कोई केस नहीं फाइल करना है, आप ऑर्डर करिए साहब, डीएम एसएसपी को वो हटाएंगे तुरंत। दे हैव टू कंप्लाई विद योर ऑर्डर दैट इज रिटन अंडर सेक्शन 52 एंड 54 ऑफ द एक्ट। उनको कोई केस दायर करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 83 में बना हुआ है। सेक्शन 85 में अगर कोई मामला वक्फ से संबंधित है तो दीवानी दावा दायर नहीं हो सकता है, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। मतलब अगर आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, नो, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन है, मैंने आपको बताया, जुडिशियल मेंबर राज्य सरकार का, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक मुस्लिम लॉ का स्कॉलर, जिसमें एक पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा क्योंकि आपने एक ब्यूरोक्रेट को बैठाया हुआ है जो राज्य सरकार के डिक्टेट्स पे काम करेगा, और आपने एक मुस्लिम लॉ के स्कॉलर को बैठाया हुआ है, तो 2:1 की मेजोरिटी हो जाएगी। जुडिशियल मेंबर उसमें क्या करेगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 85 में कोई सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। सेक्शन 89 में आप बोर्ड को नोटिस देने का कोई प्रोविजन नहीं। आप देखिए कैसे, मतलब इस देश के कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। मतलब अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस दायर कर रहे हैं, कोई संपत्ति, अगर आप वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है या आपको लगता है कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है और आप केस दायर करना चाहते हैं, तो आपको पहले बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। जस्ट लाइक गवर्नमेंट, जो सेक्शन 80 सीपीसी में व्यवस्था है, सेक्शन 89 में भी वैसी व्यवस्था बनाई गई है कि वक्फ के खिलाफ अगर आप कोई केस दायर भी करना चाहते हैं दीवानी अदालत में, जिसमें वक्फ का रोल है कि नहीं, तो फर्स्ट आपको पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देनी है। मंदिर मठ के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमने वक्फ बोर्ड को नोटिस देके केस दायर किया था। तो ये इस देश का कानून है, ये इस देश का कानून है। इसके बाद सेक्शन 101, आप जान के शॉक हो जाएंगे। सेक्शन 101, इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है सर। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ डीड के मेंबर्स हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं, और उनको अगर आपने छू भी लिया तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आईपीसी में सेक्शन 21 में इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया। क्या किसी पुजारी को, किसी मठाधीश को, किसी शंकराचार्य को, किसी पंडित को, किसी पुरोहित को पब्लिक सर्वेंट माना गया है किसी भी एक्ट के द्वारा? पर इन लोगों को, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ डीड के लोग हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ, सेक्शन 101 वक्फ एक्ट। इसके बाद सेक्शन 107 वक्फ एक्ट, सेक्शन 107 वक्फ एक्ट, वक्फ के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब अगर हमसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि साहब आप 50 साल बाद क्यों आ गए कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस दायर करने, हमने तो बताया भी कि फ्रॉड अगर है तो आप कभी भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड के लिए लिमिटेशन नहीं है। पर अगर लिमिटेशन होती तो हम केस दायर भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो नो लिमिटेशन, कभी भी केस भी दायर हो सकता है, कभी भी उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है अंडर सेक्शन 107 ऑफ द वक्फ एक्ट। और राम जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दी है जिसमें हिंदू डेटी को कहा है कि उनके ऊपर भी लिमिटेशन रन करती है। मतलब अगर कोई भगवान की संपत्ति है जहाँ पे शिकायत है, और अगर उसको गलत तरीके से उसका कुछ एलिनेशन हो गया है,
तो उस केस में लिमिटेशन रन करती है, आपको विद इन द टाइम पीरियड कोर्ट में आना है। पर यहाँ पे आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है सेक्शन 107 वफ एक्ट में। इसके बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा वफ एक्ट का मैंने आपके सामने एक लॉन्ग एंड शॉर्ट खींच के दिया, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री रहेंगे, वफ बोर्ड के लोग रहेंगे, वफ ट्राइब्यूनल के लोग रहेंगे, और ये सब देखेंगे कि वफ संपत्ति का कैसे मैनेजमेंट हो, कैसे वफ संपत्ति बढ़े। और मैंने वो आपके सामने आंकड़े रखे कि कैसे वफ संपत्ति इस समय इंडिया में 3rd लार्जेस्ट नंबर पे है, और कैसे ऑन दी अदर हैंड इसको अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से कंपेयर किया जाए तो हमें ऐसी कोई अधिकार नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है। मेरे सामने रिट पिटिशन भी है। वफ एक्ट 1995 को मैंने चुनौती दे रखी है, इसकी संवैधानिक वैलिडिटी को, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये इस देश का कानून है जो मैं आज माननीय पुष्पेन जी के माध्यम से, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने सारी बातें रख सकूं, तो ये मैंने आपके सामने आज लाया हूं। और सेक्शन 3 वफ एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है, जो संपत्ति, पहले तो ये था कि अगर आपकी संपत्ति है और आप उसको अल्लाह को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मुल्ला का इसमें लॉ है बड़ा क्लियर कि आप अपनी खुद की संपत्ति वफ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। अब सेक्शन 3R ऑफ वफ एक्ट में उसकी डेफिनेशन को भी बदल दिया है। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक सोच के तहत, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत इस देश की पार्लियामेंट ने पास की है, और इस देश के लोग, इस देश के नागरिक चुप बैठे रहे। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस एक्ट का परव्यू इतना बढ़ा दिया, किसी ने चू तक नहीं की, कोई प्रदर्शन, कोई विरोध तक नहीं हुआ। और कैसे ये सुपर बॉसेस बन के काम करेंगे, और ऐसे अधिकार मंदिर, मठ, पुरोहित, पुजारी, ट्रस्ट को क्यों नहीं है, ये सवाल पूछना चाहिए। सारे पार्लियामेंटेरियन से सवाल पूछना चाहिए, हम सबको सवाल पूछना चाहिए कि साहब सेकंड ग्रेड सिटीजन तो हमें बना दिया आपने, हम अपने भगवान के लिए केस भी नहीं फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड आपने सारी पावर्स दी हुई हैं उनको। नहीं तो ये विष्णु भाई, ये जब एक्ट बना तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सर अब मैं तो वकालत में 2010 में आया, और अभी तक लोगों में एक धारणा ये बनी रही कि वफ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है, जैसा 1923 में बना था। और मैंने आपको इसीलिए 1923 का जिक्र किया कि उस एक्ट में जो प्रोविजंस थे वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए थे। उसमें किसी मिनिस्टर का, किसी एसपी, डीएम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको कोई ऐसे स्पेशल अधिकार नहीं थे। आज ट्रस्ट एक्ट भी बना हुआ है, कोई सोसाइटीज एक्ट भी बना हुआ है। अगर हम चाहें कोई प्रॉपर्टी सोसाइटी के थ्रू मैनेज करना, ट्रस्ट के थ्रू मैनेज करना, तो हम उसमें कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक्ट था, पर कैसे सिस्टमैटिकली इसको अमेंडमेंट करके उनको ये पावर्स दी गई, और कैसे सिस्टमैटिकली प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं, ये बात, ये कॉन्स्पिरेसी, ये लीगल कॉन्स्पिरेसी आज मैं आपके सामने लाया हूं। और इसीलिए ये बात आज तक मुझे ऐसा लगता है, जो आपने सवाल पूछा, कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि लोगों को लगा कि इनके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। पर जैसे ही सेक्शन 40, और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी नजर से और अपनी नंगी निगाहों से सेक्शन 40 ऑफ वफ एक्ट को पढ़ें और सवाल पूछें कि कैसे ये अधिकार दिया हुआ है इनको कि किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट लैंड, इंक्लूडिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग सोसाइटी। और उस ऑर्डर की कॉपी भी आप नहीं देंगे, उसको आप दबा के बैठे रहेंगे। अगर उसको चैलेंज करना हो तो वफ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना होगा। पता कब चलेगा आदमी को कि वफ बोर्ड ने हमारी संपत्ति वफ संपत्ति घोषित कर दी है? क्या इसके नियम है, क्या इसके प्रावधान है? सर्वे कमिश्नर बैठेगा, क्या आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? राज्य सरकार का क्या दायित्व है कि वफ संपत्ति का सर्वे करे और उसको नोटिफाई करे? डीएम एसएसपी का क्या दायित्व है कि वफ बोर्ड के ऑर्डर्स को कंप्लाई करे? डीएम एसएसपी का क्या दायित्व है कि वफ बोर्ड के ऑर्डर के लिए इंक्रोचमेंट को हटाए? क्यों नहीं वफ बोर्ड सिविल कोर्ट जा सकता है? क्यों एक दूसरी अदालत बना दी गई?
दो अदालतें चल रही हैं, एक सिविल कोर्ट और एक वक्फ बोर्ड और उनका ट्राइब्यूनल। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा कानून है? मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, और सब चुप बैठे रहे। इस देश के बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस, जिनको पार्लियामेंट जाने का तो शौक है, पर जब वहां पे बिल आया तो क्यों चुप बैठे रहे? सवाल ये पूछना चाहिए। हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूं, तजुर्बे में छोटा हूं, पर मेरे सवाल वैलिड हैं, और मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। इस पे एक विस्तृत डिबेट होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की डिबेट होनी चाहिए, और सारे मीडिया हाउसेस को, सारे चैनल्स को पूछना चाहिए साहब कि जब ये एक्ट आया तो आपने पूछा क्यों नहीं? सवाल पूछे क्यों नहीं गए? 2013 में जब ये एक्ट आया तो क्यों चुप बैठे रहे? बड़े बड़े लीडरान थे, बड़े बड़े वकील थे, जो सवाल पूछ सकते थे कि आपने क्यों उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे दिया? ये डिस्क्रिमिनेटरी है। एक सीए एनआरसी आ गया तो उसको तो पूरे देश ने एग्जामिन कर लिया, 150 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। पूरे देश को आपने हिंसा के माहौल में झोंक दिया, और ऐसे कानून आते हैं और हम सवाल पूछें तो हम गलत हैं, हम कम्युनल हैं। तो ये बातें इसलिए मैं आपके सामने आज लाया, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और भी जितनी मंदिरें हैं, वो चाहे वो काशी का केस हो, काशी का केस 20 साल तक इस मामले में आज चल रहा है कि वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो न्याय कहां मिल रहा है हमें? न्याय कहां मिल रहा है? सवाल ये है। आपकी बात सुनने के बाद जो आपने इतने चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं, ये लग रहा है कि वी आर लिविंग इन नॉट रिपब्लिक इंडिया, बल्कि ऐसा लग रहा है हम इस्लामिक इंडिया में रह रहे हैं। और कानून के तहत, संसद के तहत आपने एक पैरेलल सरकार, एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में एक मंदिर का आजादी, दूसरे मंदिर की आजादी तो छोड़ दें, ये तो फिर देश की करोड़ों करोड़ों गज जमीन और बीघा जमीन जिसके ऊपर कब्जा है, यानी ही भारत का पार्टीशन मजहब के नाम पे हुआ, पाकिस्तान बन गया, और इस देश में जो लोग रह गए वो तमाम मुस्लिम लीगी सब कांग्रेस में अंदर चले गए। और किस तरीके के नियम, इस तरीके से मुझे याद है कि 2014 से चुनाव से पहले वो कम्युनल वायलेंस बिल का भी बहुत जिक्र हुआ, और उसके बारे में उसके प्रावधान भी बड़े खतरनाक थे। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो तो मैं समझता हूं कि कृष्ण जन्म स्थान तो बहुत छोटी सी चीज रह गई। अगर आपकी इस देश की जमीन के ऊपर प्राइवेट हो, सोसाइटी की हो, ट्रस्ट की हो, अगर आप उस पर लीगल तरीके से कब्जा करने का रास्ता खोल रहे हैं, तो फिर तो मंदिर छोड़ दीजिए, वो तो बहुत छोटी चीज रह गई। फिर तो कल कोई राष्ट्रपति भवन को भी कहते कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर, ताजमहल को घोषित कर दिया वक्फ दैट्स व्हाट आई एम बोर्ड सेइंग, मतलब हम, ने। यू आर और राइट। बताइए इस देश में इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, और हम 1-1 गज और 2-2 गज और 50 गज और 30 एकड़ में मंदिर है, हम उसकी चिंता में लगे हुए हैं। ये तो पूरा देश आपने कब्जा करने का आपने रास्ता खोल दिया है लीगली, और कितना अंदर हो चुका होगा अभी पता ही नहीं है। अब इसको उठाएंगे तो देश में बवाल होगा कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, वही तमाम दुनिया जमाने की बकवास चलेगी। लेकिन मैंने वही कहा कि आजादी के बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहा, वो जिना से ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल सही। और और सेकुलरिज्म उसमें वर्ड का क्या, सेकुलरिज्म वर्ड जो संविधान में, उसका क्या मतलब रह गया जब आप कोई आर्टिकल 27 के विरोध में पैसा खर्च कर रहे हैं? एक मिनिस्टर आपने लगाया हुआ। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्टर इन द कंट्री? मैं विष्णु शंकर जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं आपके सामने स्ट्रिक्ट विरोध करता हूं। जैन हिंदू धर्म का पार्ट है, दे आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। और बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदमी, देखिए बहुत बहुत बड़ी बात मैं आपको सर बताता हूं, एज अ जूरिस्ट, बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर किसी आदमी को माइनॉरिटी डिक्लेयर कराना है तो ही हैज टू अप्लाई। अगर कोई एक वर्ग चाहता है कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिले तो उसको मांग करनी पड़ेगी कि वो माइनॉरिटी है, उसके बाद उसको देखेंगी सरकारें। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं खुद से, कोई मांगता नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी,
और उसमें भी एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 1992 में जिस तरीके की सरकार थी, 91 में ये एक्ट आया, फिर 92 में बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, फिर 93 के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए मौलाना आजाद को भारत रत्न दिया गया, और 93 में ही विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी डेफिनेशन, आपने 5 लोगों को कहा कि साहब ये मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध जो हैं ये माइनॉरिटी हैं। और अभी हाल के दिनों में, कोई साल भर पहले, जब किसी हमारे साथी ने आरटीआई डाल के ये पूछा, खासतौर से, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, उनका नाम है अश्वनी उपाध्याय। तो उस आरटीआई में ये कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसा बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे हमने ये तय किया कि ये लोग माइनॉरिटी में हैं। उसमें 50,000 जो पारसी है वो माइनॉरिटी में है, 1% जैन है वो माइनॉरिटी में है, 1.5% सिख है वो माइनॉरिटी में है, और 19 से 20% मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो इनका कोई बेसिस नहीं था कि किस बेसिस। आपने यूएनओ का भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया, वहां पे भी ये कहा जाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन का 1.5% होगा वो माइनॉरिटी होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 19 से 30% लोग माइनॉरिटी में है, तो 1%। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन 99% मुसलमान ही बनता है जी। नहीं, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माइनॉरिटी कमीशन होना ही क्यों चाहिए? आर्टिकल 29-30 में उनको राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके लिए सरकार का क्यों हस्तक्षेप हो? एक माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों बैठे? जैसे कि मैंने आपको वक्फ के लिए बताया, वाई 4,700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही माइनॉरिटी पे, 4,700 करोड़ रुपए, जो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, इस समय उसमें नोटिस जारी हुआ है और वो पेंडिंग है। नई उड़ान, नया सवेरा के तहत जो लोग आईएएस आईपीएस की कोचिंग करेंगे उनको 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। ये कहां का कानून है? टैक्स पेयर्स के मनी के साथ इस तरह से दुरुपयोग, और ये क्या माइनॉरिटी का खेल है? मैं तो आज तक ये बात समझ ही नहीं पाया। और आपने जैन समाज को भी गुमराह कर दिया कि भाई वो भी माइनॉरिटी हैं, कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो सवाल ये है कि जब आर्टिकल 29-30 में सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और माइनॉरिटी तो लिंग्विस्टिक भी होती है। इन सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 29 में तो लिखा है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आज तक किसी को नहीं दिखा। क्या संस्कृत कश्मीर में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत तमिलनाडु में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत असम में माइनॉरिटी नहीं है? क्या संस्कृत उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी नहीं है? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो संस्कृत भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बने, और क्यों सरकारों ने उसको फंड नहीं किया? क्यों उसके लिए कोई नहीं मिनिस्टर बैठा? ये क्या धर्म के नाम पे खेल खेला गया इस देश में? जम्मू कश्मीर में आप ही की तरह एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए वाइब्रेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट बॉय, हिज नेम इज अंकुर शर्मा। उन्होंने वहां रोशनी एक्ट को, जिस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड बताया है, ऑलमोस्ट रोशनी एक्ट भी वहां इसी तरीके से आया। और वहां दूसरी बड़ी जो बात हुई, उन्होंने मुझे बताई कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी है, और इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखिए पॉलिटिकल लोग किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां हिंदू माइनॉरिटी में है। आज उस ऑर्डर के 4 साल हो गए, उसके बावजूद भी लगातार दिल्ली से माइनॉरिटी के नाम पे जाने वाला पैसा मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, लेकिन मैंने वही कहा कि आप आदेश कर दें, जमीन पे इंप्लीमेंट करने वाले लोग होने। और दिल्ली से लेके यहां तक जितने भी बड़े हिंदूवादी चेहरे हैं वो सब खामोश बैठे हुए, वैसे चिल्लाते हैं दुनिया में हर बात के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो नहीं लागू हो रहा है और उसका उल्लंघन हो रहा है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल करीब करीब मुझे ऐसे ही लग रहा है। पॉलिटिकल विल सर जब तक नहीं होगी और जब तक इस देश में आप जैसे लोग ये आवाजें नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है लोगों तक सही मैसेज नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि वक्फ एक्ट को और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतनी विस्तृत रूप से मैं समझा सकूं और अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। नहीं विष्णु भाई, देखिए हमारी तो कोशिश इस पूरी लड़ाई में यह है कि ना तो हम सरकार है, ना हमारे पास कोई ताकत है। एक चीज जरूर हमें लगती है कि पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस आर्टिकल 35A के ऊपर
और दूसरे विषय पे मैंने देखा, सच्चाई से अगर जिस जिस बेबाकी के साथ, तथ्यों के साथ, क्लैरिटी के साथ आप बात रखते हैं, मुझे लगता है कि अगर लोगों को सच बात पता नहीं है, और शायद इसलिए भी नहीं पता है कि वो अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद इस बात का तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और जिनको बताना चाहिए था उन्होंने छुपाया। मुझे लगता है कि आज जो आपने बातचीत की है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जितने सत्य आपने एक एक रखे हैं, मैं कम से कम अगले 1 साल तक इसी को मिशन बना के जगह जगह बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब देश को ये पता चल जाएगा, तो सरकारें भी दबाव में आएंगी, नेता भी दबाव में आएंगे, और जो ढकोसला कर रहे हैं हिंदुत्व का, उनके वो लोग भी बेनकाब होंगे। तो हमारी तो कोशिश यही रही है, आरएसएन सिंह साहब हो, जीडी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन रिजवी हो, कि हम लोगों को सच बात बता दें, जिसमें हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, फैक्ट के साथ में। लोग इतना प्रेशर बना सकते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप देश की बड़ी बड़ी डिबेट, टेलीविजन के नेशनल डिबेट्स जो हैं, सब सोशल मीडिया को देख के तय हो रही है। तो हम तो अपनी भूमिका ये मानते हैं कि वो एक एक केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है, उसको कहते हैं कैटालिस्ट। या तो आप रिएक्शन को तेज कर देता है या रिएक्शन को कमजोर कर देता है। तो हम तो इस रिएक्शन को किसी तरीके से देश के आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान से, चाइना से कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आपके अंदर है, और ये खतरा दीमक की तरह आपके मुल्क को खा रहा है। उसमें पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हैं, उसमें लीगल फेडरेटिव भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। एक तो करप्शन, दूसरा उस करप्शन को, उस लीगलिटी को लीगलाइज कर दिया गया है। ये जो आज आपने जितनी बातें कही हैं, एक बिल्कुल तो बिल्कुल। करप्शन है कि लोग किसी की जमीन घेर लेते हैं, वो, लेकिन इसको तो जमीन घेरने, हड़पने का आपने एक हथियार लीगल बना के पार्लियामेंट ने कहा है, जाइए और आप लूट करिए। तो आप बिल्कुल कहां कहां रोकेंगे कि ये देश देश की शक्ल में रहेगा, भारत भारत की शक्ल में रहेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन मुझे लगता था कि लीगल पर्सपेक्टिव से जब आप बात बताएंगे तो सारी क्लैरिटी होगी। मेरी लॉ की बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है विष्णु भाई, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप जैसा आदमी, बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन रखने की कला, बताने की कला नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि ये इशू क्या है। तो मैं तो आज आपसे कहूंगा कि आप ऐसे इश्यूज को और विस्तार में, कुछ सेक्शन के जो बचे हैं कुछ और दिन, ताकि ये बार बार लोगों के जहन में हैमर करते रहें कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ये कैसे बना, और ये सारा का सारा इन्हीं सरकारों के बीच में बना है। लेकिन 1998 से 2004 तक भी एक सरकार थी, तब इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई? ये पब्लिक डिबेट ही नहीं बना, और नहीं बना तो इसमें शब्द शामिल हैं। और आज भी 2019 हो गई, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं होती। आज आप आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात, अरे भाई, आप पॉपुलेशन कंट्रोल लेके भी आएंगे तो भी आपके पास क्या ला है कि जिन्होंने तय कर लिया है कि हमारे 16 होंगे, वो अल्लाह की देन है, तो आप उन्हें कहां रोकने वाले हैं भाई? वो तो डेमोक्रेसी से आपके देश की सत्ता पे पहुंचना चाहते हैं ना। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का वोट और एक पंचर जोड़ने वाले का वोट तो बराबर ही है ना। तो आप देखिए ना कि ये लड़ाई एक तरफ नहीं है। आपने आज तो बताया कि पार्लियामेंट ने ये जघन्य अपराध किया है, कोर्ट में आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वैसे सुओ मोटो कोर्ट 370 के बारे में भी सुनने लगती है, सीए के बारे में सुनने लगती है, सुओ मोटो इस मामले को क्यों नहीं लिया कोर्ट ने? ये तो एक तरीके का इस देश को लीगल तरीके से आपने बेच दिया है इस और देश को। अगर ऐसे प्रोविजन किसी पुरोहित के लिए, मठ और मंदिर के लिए ऐसे प्रोविजन बनाए होते, तो अभी तो देश में बवाल हो गया होता। सारे लिबरल्स और जितने लोग हैं वो सब इस समय आ गए होते सड़कों पे कि हाँ, साहब मेरी संपत्ति। वही मैंने कहा कि नहीं, कि इसमें हमारी चूक ये है। हम तो अपने लिए इसलिए कहते हैं कि हम जिस मकसद से इस पूरे उसमें देश भर में घूमते हैं, कि हमें देर से पता चला, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड वी प्राउड ऑफ यू, एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग यू विल बी फील प्राउड ऑन यू, कि आपने बहुत बड़ी चीज बताई है, बहुत बड़ी चीज बताई है, और बहुत सरलता के साथ बताई है, और किस तरीके से आसान शब्दों में बताई है। यही यही बात पूरे देश में पहुंचानी है विष्णु भाई। और मैं फिर आपके लिए कामयाबी की दुआ करूंगा, और फिर देश से अपील करूंगा कि जो लोग भी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वो विष्णु शंकर जैन और इनके पिताजी के बारे में बता दूं, वो भी बहुत बड़े लीगल हैं। जब बाबरी मस्जिद और वो जहां ढांचा जब गिरा दिया गया था, तो उस वक्त उस इलाके में, उस मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं थी। विष्णु शंकर जैन जी के पिताजी एक बड़े नामी वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली कि मेरी पूजा का अधिकार मुझे मिले, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पूजा होगी, और उस पे जो इंतजाम किए गए वो अलग बात है। मैं मानता हूं कि एक काबिल
पिता का पुत्र विष्णु शंकर जैन साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपकी न सिर्फ तारीफ की जाए, इसके लिए अगर इस देश से आपको किसी तरीके कोई धन की जरूरत हो, किसी और तरीके की जरूरत हो, ताकि आप कहीं पैसे को लेकर के, किसी रिसर्च को लेकर के, किसी टीम को लेकर के कमजोर ना पड़े, मैं हर उस आदमी से अपील करूंगा कि जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है और इसके अपलोड होने के बाद भी जो सुनेगा, वो विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े सीनियर वकील हैं, इनसे संपर्क साधे, इनका हिम्मत बढ़ाए, इनको हौसला दे। मैं ये मानता हूं कि ऐसी लड़ाई लड़ने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब भी थे। जी उन्होंने गीता के ऊपर एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस बुक, तो उसके ऊपर चैलेंज किया और फाइनली वहां क्रिश्चियन और मुसलमानों को मानना पड़ा कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट, इज ए राष्ट्रीय ग्रंथ। और उसके बाद मध्य प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ और उनको सिक्योरिटी भी मिली। तो मैं ये आपसे फिर विनती करूंगा कि आप ध्यान रखिए कि जो लोग ये जानते हैं कि आपने उनकी उस नस को दबाया है जिसको न तो राजनीतिक दल लाना चाहते थे अपने सियासी एजेंडे के तहत, और बाकी लोग सोए हुए थे, आपने उनकी जड़ पे हमला किया है, वो आप पे हर तरीके का हमला करेंगे, हर तरीके का आप पे वार करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ ये लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। देश का हर जागरूक नागरिक जो इस बात को सुन रहा हो, विष्णु शंकर जैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। वो कैसे होगी, ये देश की जिम्मेदारी है। विष्णु शंकर ये लड़ाई अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे, ये वेल ऑफ आदमी हैं, अपना जीवन इनका अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये जो मुकदमे हैं इस पे उनका साथ देना चाहिए। आप बार बार मेरे कहने से आते हैं और मेरी बात मान लेते हैं, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और जब भी विष्णु भाई आपको लगे कि आपके मन में कोई ऐसी चीज आई है जो देश को बतानी है, आप बेधड़क मुझसे कहिए, आइए, क्योंकि हम तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इन्हीं मुद्दों के लिए किया है और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। तो एक बार फिर मैं और मेरी टीम की तरफ से आपको बधाई और आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना कि आप न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जीते, ये वक्फ बोर्ड जो मैं समझता हूं कि इस देश पे लीगल तरीके से कब्जा करने का जो एजेंडा बनाया है, क्योंकि जब आपकी जमीन पे आप मालिक ही नहीं होंगे, तो जब लड़ाई होगी तो आप किस जमीन को बचाने के लिए लड़ेंगे। लिहाजा एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप इस लड़ाई में विजयी हो इसकी कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।